ओके। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज की क्लास है वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल लाइव नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो इंटरनेट इशू है वो बहुत, यानी इंटरनेट का जो स्पीड है बहुत स्लो है, जिस वजह से जो क्लास है आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। चलिए। तो जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में हमको पढ़ना है क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स क्या है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू फार्मेसी। फार्मेसी में इसका क्या एस्पेक्ट है, क्या रिलेशन है। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स है क्या। ओके, और कब आया है वो भी चीज देखेंगे। चलिए, कम ऑन। तो इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, चलिए वो समझते हैं। क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन जो एक्ट है वो 2010 में हैज बीन एनेक्टेड, बनाया गया है, लाया गया है। किसके द्वारा? वाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में बनाया गया क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट है। जो वो काम क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, और वो प्रोवाइड करता है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री। तो जितनी भी कंट्री में क्लिनिकली एस्टेब्लिशमेंट किया गया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है इन द कंट्री, यानी देश में, विथ अ व्यू। उसका जो व्यू होता है वो क्या है, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ फैसिलिटीज। ज्यादा, कम से कम जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बट वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय देम, और उनके द्वारा जो सर्विसेज होती हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है जो एक्ट है हैज टेकन इफेक्ट इन 4 स्टेट्स ने। जो एक्ट है हैज टेकन, जो इसके इफेक्ट हैं वो दिख रहे हैं कहाँ पर, इन दी 4 स्टेट्स। फोर राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है मिजोरम, चौथा है सिक्किम। एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द एनसीटी, और जितनी भी टेरिटरीज है एक्सेप्ट एनसीटी को छोड़कर, ऑफ दिल्ली, सिंस 1 मार्च 2012। वाइड गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड, एक वाइड गैजेट नोटिफिकेशन को डेटेड किया गया था कब, 28 फरवरी 2012 को। पॉइंट नंबर थर्ड, द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, आसाम है, हरियाणा है, हैड एडॉप्टेड, इन्होंने एडॉप्टेड किया है द एक्ट अंडर द क्लॉज, जो एक्ट को एडॉप्ट किया है अंडर द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया में हमारे संविधान में है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो रूल्स हैं आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, वो एक सेट है गाइडलाइंस का एंड रेगुलेशंस का, इशूड बाय, जैसे इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसका काम क्या है, टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का क्या फंक्शन है उसको रेगुलेट करना अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश में। ओके, चलिए, ये तो हो गया है इंट्रोडक्शन कि जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है वो क्या है, कब आया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देयर आर या हेयर आर, देयर आर सम लिस्ट्स हैं। देयर आर सम लिस्ट्स ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। थोड़ा हमारा जो गला है वो थोड़ा बैठा हुआ है, इस वजह से बार बार थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है।
तो देयर आर सम क्लिनिकल जो लिस्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो क्या क्या है देखते हैं। तो पहला नंबर वन है द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2010। दूसरा है मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग रेगुलेशन 2020। नेक्स्ट, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी प्रोफेशनल कंडक्ट एटिक्वेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट 1947। ओके, तो ये क्या है, कुछ लिस्ट है और एक किसी क्लिनिकल को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ये सब चीजें वहाँ होती हैं। अब इसको हम वन बाय वन लाइन करेंगे और देखेंगे कि जो पॉइंट आपको बढ़ाए गए हैं वो इसको डिटेल में समझाया जाए। तो पॉइंट नंबर वन है द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। इसमें क्या है वो देख लेते हैं। दिस इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन। ये पहला लेजिस्लेशन है, पहला कानून है गवर्निंग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ओके, ये जो रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन सबसे पहला नियम है। ओके, पहला लेजिस्लेशन है जो गवर्निंग करता है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को इन इंडिया में। इट प्रोवाइड करता है फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर टू कह रहा है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रेगुलेशन एक्ट 2020। जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग रेगुलेशन है उसमें कितना क्या होना चाहिए वो बता रहा है। दीज रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड्स। दीज रेगुलेशंस जो रेगुलेशन है वो प्रोवाइड करता है मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल एजुकेशन and training in India. They also specify the criteria for the recognition of medical colleges and institutions. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH स्टैंडर्ड्स। दीज स्टैंडर्ड्स वर एडॉप्टेड, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एडॉप्टेड किए गए बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI इन कंसंट्रेशन विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स, मतलब जो उसके कर्मचारी हैं वहाँ काम करते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एक्सपर्ट्स, पेशेंट ग्रुप्स। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर असेसिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को असेस करने के लिए इन सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। फोर्थ, नंबर फोर्थ, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशन कंडक्ट एडिक्वेट इथिक्स एंड रेगुलेशन 2002। चलिए, तो दीज रेगुलेशंस, जो रेगुलेशन होता है एक सेट आउट होता है ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए इन इंडिया में। दे प्रोवाइड गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन को प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, पेशेंट केयर एंड कॉन्फिडेंशियली। और जो पांचवा लिस्ट में से जो पॉइंट है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। ये अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स एंड रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस, और कंज्यूमर की जो ग्रीवेंस प्रॉब्लम होती है उसको रेड्रेसल करता है, इंक्लूडिंग
those related to healthcare services. नेक्स्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। दिस एक्ट, जो एक्ट है वो रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया। इट सेट आउट, एक सेट को आउट करता है स्टैंडर्ड का फॉर द क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, इफिकेसी के लिए ऑफ दिस प्रोडक्ट। नंबर लास्ट, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट 1947। दिस एक्ट गवर्न्स, बनाया गया है द नर्सिंग प्रोफेशन के लिए इन इंडिया में। इट प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम की एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फार्मेसी अंडर द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, वो क्या क्या है? नंबर वन, रजिस्ट्रेशन। दूसरा, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। तीसरा है क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड सर्विसेज, पेशेंट सेफ्टी। और पांचवा है ग्रीवियंस रिड्रेसल, मतलब जो ग्रीवियंस है उसका सॉल्यूशन मिलना। चलिए तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, रजिस्ट्रेशन। तो दी जो एक्ट है वो मैंडेट्स करता है ऑल दी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूडिंग फार्मेसीज मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो उसका अथॉरिटी है, जिसका एमपीपीसीआई है, यूपीपीसीआई है, उसमें रजिस्टर होना चाहिए। The registration process includes providing information on the ownership, location, infrastructure, services offered by the pharmacy. Next point number two, qualification and training. तो जो एक्ट है वो स्पेसिफाई करता है दी फार्मासिस्ट की जो वर्किंग होती है, फार्मासिस्ट वर्किंग इन फार्मेसी मस्ट possess the necessary qualification and training as per the Pharmacy Council of India guidelines. Pharmacists are also required, फार्मासिस्ट को आल्सो जरूरत होता है जो रिन्यू देयर रजिस्ट्रेशन एवरी 5 years, हर 5 साल में अंडर को रेगुलर ट्रेनिंग टू स्टे अपडेटेड विथ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड सर्विसेज। जो एक्ट है वो मैंडेट करता है द फार्मासिस्ट को मस्ट एंश्योर, कि वो एंश्योर करे क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू पेशेंट, जो पेशेंट को देता है। दिस इंक्लूड्स प्रॉपर स्टोरेज, इसमें इंक्लूड होता है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन डिस्पेंस्ड एंड ensuring that the medicine are not expired or substandard। पेशेंट सेफ्टी, जो एक्ट है वो लेज डाउन करता है गाइडलाइंस फॉर द पेशेंट सेफ्टी इन फार्मेसीज में। दिस इंक्लूड ensuring the prescription are legible and accurate, maintaining patient confidentially and providing adequate information on the use of medication to patient। लास्ट है ग्रीवियंस रिडर्सल। जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है for a mechanism to redressal grievance of patient and their relatives. The pharmacy is required to have complaint redressal। तो फार्मेसी को जरूरी है कि वो कंप्लेंट को redressal करे, सॉल्यूशन करे, मैकेनिज्म इन प्लेस। पेशेंट कैन अप्रोच द रिलेवेंट अथॉरिटीज इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट। ओके, चलिए थैंक यू। इधर आपका जो टॉपिक है वो आज का कवर हो चुका है। और जो हमारी हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं है, थोड़ा जो गला है बैठा हुआ है, जिस वजह से प्रॉपर जो वॉइस है वो नहीं आ रही होगी मे बी, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर दें। ओके, चलिए हम एक बार आपको स्क्रीन दोबारा शेयर कर देते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज किया करें। चलिए, तो इधर हमने इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया है कि इंट्रोडक्शन क्या है।
और कौन कौन सी लिस्ट हैं जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत है। हमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इसकी भी जरूरत होती है, मिनिमम स्टैंडर्ड में मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग रेगुलेशन के एक्ट की जरूरत होती है। एनएबीएच होता है। ओके, इंडियन मेडिकल काउंसिल होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट, इसको हमने फिर डिटेल में पढ़ा है। और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं फार्मेसी से रिलेटेड अंडर द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड सर्विसेज, पेशेंट सेफ्टी, ग्रीवियंस रेड्रेसल, इसी को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में। और आपका इधर ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी क्लास में हम कल मिलेंगे। आज की क्लास को हम इधर ही ओवर करते हैं।